हेलो दोस्तों, चलिए आज से शुरू किया जाए। महेश वर्णवाल जी का बुक है हिस्ट्री का, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आप लोगों के सामने इजी वर्ड में प्रस्तुत करें। चलिए शुरू किया जाए। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि को कलाक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश है, उसका खुद का एक अपना इतिहास है और उसको कलाक्रमिक करने का मतलब कि समय के हिसाब से बांटा गया है। उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को जानना कि उस समय का सामाजिक रहन सहन किस प्रकार का था, उस समय का सांस्कृतिक कैसा था, उस समय का राजनीतिक स्थिति कैसा था, उस समय का आर्थिक स्थिति किस प्रकार का था, उस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, वही इतिहास कहलाता है। अच्छा, इतिहास कहलाता है ये तो जान गए, लेकिन उसका कुछ माध्यम होना चाहिए, उसका कुछ स्रोत होना चाहिए, जिस माध्यम, जिस स्रोत से हम उसके इतिहास को जान पाए। तो इसी चीज़ को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना। तो ये पुरातात्विक स्रोत में इतना पूरा जो लाइन है, इसको पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम आपके सामने रख देते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में अभिलेख है, सिक्का है, स्मारक है, भवन है, मूर्ति है, बर्तन है। ये सब चीज़ को खुदाई करके वैज्ञानिक निकाले और इसका बारी बारी से अध्ययन किए और अध्ययन में पाए कि ये सिक्का, तो सिक्का में क्या क्या चीज़ है, तो सिक्का में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। जैसे वो सिक्का किस धातु से बना हुआ है, वो सिक्का पे किस चीज़ का, किसका नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे सिक्के पे तो नामाकरण भी नहीं होता था, उस पर सिर्फ एक सिंबल हुआ करता था। जैसे पक्षी का सिंबल हुआ करता था, हिरन का सिंबल हुआ करता था, गैंडा का सिंबल हुआ करता था। ये सब सिंबल दर्शाता था कि उस समय का सामाजिक स्थिति किस प्रकार का रहा होगा। जैसे कोई कोई सिक्का पे सरस्वती माता का, शिव जी का उत्कीर्ण किया गया है। तो इससे लगता है कि उस समय का लोग मतलब कि देवी देवता में विश्वास करते थे। उस समय किस भगवान को मानते थे, तो शिव भगवान को मानते थे, है ना। तो यही हुआ सिक्का, स्मारक, भवन, मूर्ति, बर्तन। ये सब के अध्ययन से हम लोग जानते हैं, ये सब एक स्रोत है। इसी के अध्ययन से हम लोग जानते हैं कि उस समय का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं टीला का। तो टीला धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्ती के अवशेष विद्वान होते थे। मतलब टीला जो है, टीला धरती जो है हमारा, उस धरती का जो उभरा हुआ जो सतह होता है, तो उभरा हुआ सतह कभी बहुत सारा समय में, अब कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कि बाढ़ की वजह से बहुत बहुत मतलब कि दार्शनिक आए, बहुत बहुत वैज्ञानिक आए, वो अपना अपना थॉट दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा थॉट मान्य है कि बाढ़ के वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है ना। तो वो जो धरती के नीचे जो दब गया, और दब के बहुत सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराना जब हो जाने पर वो टीला के रूप में उभर गया, और उसका जब खुदाई किया गया तो उस टीले से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियाँ मिली। जैसे अभिलेख मिला, सिक्का मिला, स्मारक मिला, भवन मिला, मूर्ति मिला, बर्तन मिला। ये सारे चीज़ों का अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि एकल संस्कृति वहाँ निवास करता था, मुख्य संस्कृति निवास करता था, बहु संस्कृति निवास करता था। ये सब करने वाले कि एकल, एक प्रकार की संस्कृति, बहु यानी अनेक प्रकार की संस्कृति, उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब वातावरण हुआ करता था। तो टीला के रूप में विशेष हम लोग को जानना नहीं है। टीला को नॉर्मली आप लोग को समझा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में ही पूछ देगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि मान के चलिए ये प्राचीन टीला स्मारकों का उत्खनन जो हम लोग करते हैं और उसका अध्ययन जो करते हैं, उसी अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आर्कियोलॉजी कहते हैं, ये पुरातात्विक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आर्कियोलॉजी कहते हैं।
ये आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखिएगा, और पुरातत्व विज्ञान, यही पुरातत्व विज्ञान का अंग्रेजी नाम है आर्कियोलॉजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है, यानी हमारा भारत जो है, हमारा भारत का चौहद्दी जो है, उसमें पश्चिम का जो एरिया है वहीं से नगरों का विकास हुआ, नगरों का मतलब शहरों का विकास हुआ, ठीक है ना। और ये जो अनुमानित किया गया है 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित, गंगा घाटी यानी उत्खनन जब खुदाई जब हुआ तो हम लोगों को पता चला कि गंगा घाटी, गंगा नदी के बारे में हम लोग, गंगा नदी प्रकाश में आया, तो गंगा घाटी में जो भी सभ्यता विकसित हुआ उसके किनारे, उसके सटे, उसका भौतिक और सांस्कृतिक के विषय में भी हमें जानकारी मिलता है। उस समय के लोग किस प्रकार की बस्ती में रहते थे, उस समय का सामाजिक जीवन, सामाजिक संरचना किस प्रकार का था, किस प्रकार का मृदभान का उपयोग करते थे। मृदभान जो शब्द है इसका मतलब होता है वस्तु, खाने पीने का वस्तु, जैसे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, है ना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, तो ये सब चीज़ मृदभांड के रूप में आ जाता है। मृदभांड या फिर जो अनाज जो लोग रखते थे, है ना, तो उस समय का लोग किस प्रकार से वस्तु का इस्तेमाल करते थे, मृदभांड का इस्तेमाल करते थे, और किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे, और शिकार करने के लिए किस औजार का इस्तेमाल किया करते थे, किस हथियार का इस्तेमाल किया करते थे, है ना। ये सब उत्खनन से हम लोगों को प्राप्त होता है और हम लोग इसका जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, हमारा तो अभी तो पश्चिम भारत की बात किए थे, जो पश्चिम भारत में शहरों का सबसे पहले विकास हुआ, जिसका हमें जानकारी मिला अध्ययन से। उसी तरह से दक्षिण भारत में जब व्यक्ति जब मर जाता था तो उसके शव के साथ, उस जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव के साथ औजार जो हुआ करता है, जो व्यक्ति उस औजार का इस्तेमाल करे, है ना, जिस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करता था, वो सारे चीज़ उसके शव के साथ कब्र में दफना दिए जाते थे। और दफनाने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर को सिंबल के रूप में खड़ा कर दिया जाता था। ये उस समय का पद्धति था, इस समय मतलब उस समय का ये लोग का मानना था, जिसको हम लोग महापाषाण या मेगालिथ युग या काल एक तरह से कह सकते हैं, महापाषाण काल, है ना। चलिए अब दूसरा बात करते हैं प्राचीन वस्तु में। किसी प्राचीन वस्तु में ये कार्बन 14 जो वर्ड है, इस कार्बन 14 वर्ड को थोड़ा हम मतलब कि समझ लेते हैं। देखिए, हर वस्तु, दुनिया में हर वस्तु, जो भी वस्तु हो, इंसान हो, जानवर हो, है ना, या कोई लकड़ी, पेड़ पौधा, कोई भी वस्तु में ये कार्बन का मात्रा विद्यमान रहता है, हर वस्तु में। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कार्बन 14 पद्धति से कि उस वस्तु कितना पुराना है? तो हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, यही नाम दिया गया है वैज्ञानिक के द्वारा, कार्बन 14 पद्धति। इसी हम एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि मान के चलिए कि खुदाई हुआ, खुदाई में कोई लकड़ी मिला। अब कैसे पता करें कि वो लकड़ी या फिर कोई हड्डी मिला तो वो हड्डी कितना पुराना है, या फिर कोई वस्तु मिला, तो मान के चलिए कि आज के वर्तमान में 100% उसमें कार्बन की मात्रा था और वो मृत हो गया। मृत होने के बाद धरती के अंदर दफन हो गया। अब 1000 वर्ष के बाद जब खुदाई हुआ तो उसमें से जो वो वस्तु निकला, उस वस्तु का जब जांच किया गया कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से, तो जो उस समय 100% कार्बन का मात्रा था, वो आज के डेट में उसमें 40%, 60%, 30% कार्बन का मात्रा में कमी आ गया। तो कार्बन के मात्रा में जब कमी आया तो उसी कमी के हिसाब से, मतलब कि जितना कमी आएगा वो वस्तु उतना पुराना होगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि वस्तु कितना पुराना है। अब हम लोग मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से, यानी कौन सा समय से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। समस्थानिक को हम लोग आइसोटोप कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं समस्थानिक और संभारिक, ठीक है ना। तो संभारिक नहीं रखना है, यहाँ पे समस्थानिक देखना है कि कोई भी वस्तु में ये समस्थानिक को फॉलो करता है।
जो सभी सजीव वस्तु में रहता है, यानी विद्वान होता है। सभी सजीव, जितना जो भी जीवित वस्तु है उसमें ये कार्बन 14 जो है ये इसमें समस्थानिक के रूप में रहता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से, ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है, ये इस विधि से पता चलता है कि राजस्थान, कश्मीर, ये इन जगहों पे कृषि जो खेती जो होता था, उस खेती का प्रचलन कितना साल यानी कितना समय पहले स्टार्ट हो गया था। इसी कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग जानकारी लेते हैं। तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व राजस्थान, कश्मीर में कृषि का प्रचलन